हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल हरिओम सिंह एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर राज्य व केंद्र की होने वाली समस्त भर्तियों के लिए तैयारियां कर सकते हो आप, और साथ ही विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, रेलवे, एसएससी, बैंक और राजस्थान लेवल की कोई भी भर्ती हो, उनसे उनकी तैयारियों के लिए यहाँ आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा, कल हमने बात करी थी प्रकाश की घटनाओं की। तो हम पहले तो हमारा टॉपिक नोट करते हैं, प्रकाश की घटनाएं। पिछली क्लास में हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे, आज की हमारी क्लास में हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कोई, पहले आप इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो आपतन कोण के लिए, आप साथ के साथ नोट करते चलें, तो आपतन कोण के लिए वह चरम मान जो 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखो, इस क्रांतिक कोण से ही ये चीज समझ में आने वाली है। क्रांतिक कोण कहलाता है। अब इसमें आगे, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए तो, अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न पहुंचकर वापस सघन माध्यम में लौट जाती है। वापस सघन माध्यम में लौट गई। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई आपतन कोण जो है उसको इतना हो वो कि उसके लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो कोई किरण जाती है, तो होता क्या है, आपतन कोण के लिए कोई मान ऐसा हो कि उसका 90 डिग्री हो अपवर्तन कोण, तो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। और यदि इस आपतन कोण का मान को अपन क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दें अगर, तो होगा क्या कि जो अपवर्तित किरण है, यानी कि जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जानी चाहिए थी, वो विरल में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अभी आप परिभाषा नोट करें।
उसके बाद मैं आपको डायग्राम से कंप्लीटली इसको बताता हूं और इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे हम। पहले आप इसकी परिभाषा नोट करें, परिभाषा नोट करें आप। हाँ भाई, तो हम बात करते हैं होता क्या है। होता यह है कि कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई किरण प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर हटती है। भाई मैंने आपको कल ही बताया था कि जब कोई किरण जैसे सघन है, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, तो विरल से बी से बिछड़ना यानी कि दूर जाएगी। देखो याद करने की चीजें हैं, याद हो गया तो समझ लीजिए कि टॉपिक क्लियर। तो ये अपवर्तन की घटना के अनुसार होगा क्या, ये किरण ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये इस अभिलंब से दूर हो जाएगी और भाई अपवर्तित होगी, लेकिन या तो पास जाएगी या दूर जाएगी, तो अपवर्तित होकर थोड़ी दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में दूर हट जाती है। अब अपन जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, इसका मान ये बढ़ा दिया अपन ने, तो ये किरण क्या होगा, ऐसे ऐसे ये बढ़ जाएगी। आपतन कोण का मान हम और ज्यादा बढ़ा दें अगर, तो ये किरण यहां 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएगी और इस प्रकार बना जो कोण है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है कि जब इस कोण को और अधिक बढ़ाया जाए, ये जो एंगल है इसको और अधिक बढ़ाया जाए, यानी कि ये समझिए कि इसको इतना बढ़ा दिया, इसको और अधिक बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये जो किरण है सघन से विरल में जानी चाहिए थी, ये वापस उसी माध्यम में सघन माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये कह सकते हैं हम कि यह जो घटना हुई यहां, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और यह है आपका क्रांतिक कोण। ये घटनाओं के अनुसार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, अर्थात अपवर्तन से ही होने वाली एक घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम, इसके और चीजें जो है इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण क्या क्या है देखो, जैसे जैसे हीरे का चमकना, जैसे हीरे का चमकना, भाई हीरा चमकीला दिखाई देता है ना हीरा, तो उसमें होता क्या है, हीरे में बार बार वो जो सघन से बाहर विरल माध्यम में जाने की बजाय वो किरण जो है वापस उसी माध्यम में अंदर लौटती रहती है, तो वो घटना जो कहलाती है आपके, वो उसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। कांच की दर, दूसरा है कांच की दरारों का चमकीला दिखाई देना। देखो कुछ एक बातों को छोड़ के और कंप्लीटली अभी इसकी एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो आपको कंप्लीटली लर्न हो जाएगी। पानी में पड़ी कांच की परख नली का चमकीला
दिखाई देना। नेक्स्ट है अगला एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान या सड़कों पर मरीचिका, ये मरीचिका एक प्रकार का भ्रम है, मतलब मरीचिका या मृग तृष्णा का दिखाई देना, मतलब चमकीलापन होना एक तरीके से, ये कह सकते हो आप। पर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसी से अपन उस चीज को पढ़े तो ज्यादा बेटर होता है। तो एग्जाम में जो है मृग तृष्णा या मरीचिका के नाम से क्वेश्चन बनता है। अब हम इसकी है कि मोस्टली एक ट्रिक नोट कर लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है इसकी, एक विशेष इसकी ट्रिक हमने बनाने की कोशिश की है। तो क्या है, जहां पर हो चमकीला, जहां पर हो चमकीला वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन ने जीता किला। आप इसे एक बार नोट करें। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो ट्रिक बनाई गई है ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। तो एक बार नोट करें, जहां पर हो चमकीला वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन ने जीता किला। मोस्टली एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को आप जरूर नोट करें। एग्जांपल्स मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रकाश की घटनाओं है इसमें ज्यादातर जो है एग्जांपल से ही पूछे जाते हैं, एग्जांपल से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार नोट करें, इन्हें नोट करें। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। देखो इस जो कोई भी चीज होती है, मेरी क्लास का सबसे मोस्ट बात ये है कि मैं हमेशा ज्यादा स्टूडेंट को फोकस मोस्टली एग्जाम्पल्स और नोट्स पर भी कराता हूं। नोट की बात यह है कि एग्जाम में मोस्टली पूर्ण आंतरिक परावर्तन से दो चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है प्रकाश तंतु, प्रकाशीय तंतु, जिसे कहते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर। साथ ही एक है पेरिस्कोप। इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, पेरिस्कोप और प्रकाशीय तंतु। तो प्रकाशीय तंतु की बात करते हैं हम। प्रकाशीय तंतु जो है, इनके इन दोनों पर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरी, इससे आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो प्रकाश तंतु है वो किस काम में लिया जाता है। तो प्रकाश तंतु का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने में यूज होता है। ठीक है। दूसरा ये पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, आपने वो देखा होगा जैसे पानी में वो पनडुब्बी चलती है, तो वो पनडुब्बी के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ होता है और उसके अंदर से व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि ये जो है बाहर क्या हो रहा है। तो वो जो पनडुब्बी होती है, जैसे
एक पनडुब्बी के आगे ये ऊपर घुंडीनुमा सिरा लगा होता है। अब इसमें क्या होता है, ये यहां से देख करके और इसकी किरणें इस तरीके से अंदर बैठे व्यक्ति को उसके बाहर की घटना का पता लगता है। तो बाहर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में इसका उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में। तो मोस्टली एग्जांपल्स ये दोनों आप प्रकाशीय तंतु और पेरिस्कोप के बारे में भी याद रखें। अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि प्रकाशीय तंतु और पेरिस्कोप किस घटना पर आधारित है, तो आप याद रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और इन दोनों के ही यूज जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को कोई और इन घटनाओं से जुड़ा हुआ कोई और एग्जांपल्स याद है, या कोई भी स्टूडेंट जिसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया और उसमें कोई ऐसा एग्जांपल जो पूछा गया है इन घटनाओं से जुड़ा हुआ, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम बात करते हैं अगली घटना की। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम देखते हैं प्रकाश की घटनाओं में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब एक बार अपने माइंड में रिवाइज करें कि ये घटना क्या हो सकती है। तो ये घटना आप अधिकतर इस घटना का एग्जांपल जो है बारिश के दिनों में देख सकते हो। हाँ, आपने सही सोच रहे हो, ये जो घटना है वो इंद्रधनुष वाली है, वो वही घटना है बिल्कुल एकदम। तो इसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं, देखो पहले परिभाषा नोट करें, समझने को एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे। परिभाषा क्या है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म सतह से टकराती है, प्रिज्म सतह से टकराती मतलब प्रिज्म सतह पर क्या होगी, आपतित होगी, टकराती है, आपतित होती है ना, या उसमें से होकर गुजरती है, तो वह उससे होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखो मोस्टली आप ये 7 रंगों को याद रखेंगे, इससे जुड़ी आगे बात हम करेंगे। विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इसमें मतलब वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकाश से होकर निकल गई 7 रंगों में होते हुए। तो पहले इसको हुआ क्या है दरअसल, वो चीज देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म ऐसा ही होता है, ये सूर्य, ये प्रकाश है हमारा, सनलाइट है, जो भी है, ये हमारा प्रकाश, ठीक है। अब ये जब इसमें से इसका प्रकाश जब इसमें प्रिज्म में से होकर गुजरता है, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये 7 रंग क्या है, ये 7 रंग होते हैं विबग्योर। अब वैसे तो इनको कोई हिंदी में याद रखना चाहे तो हिंदी में याद रख सकता है, अंग्रेजी में याद रखना चाहे तो अंग्रेजी में। एक बार आपको मैं हिंदी में लिखा देता हूं, बेंजानी है पी ना ला। यही इनकी ट्रिक है याद करने की। एक शॉर्टली छोटी से उसके अनुसार इसको याद करने का मैंने एक तरीका आप लोगों के सामने रखा है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, अब जैसे मान लो आपने अगर हिंदी में भी याद रखा हुआ है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कभी पूछा जाए, इसका एक एग्जाम्पल होता है इंद्रधनुष का, तो आपसे पूछा जा सकता है इंद्रधनुष में जो है मध्य में पाया जाने वाला रंग कौन सा होता है, तो मध्य में कौन सा हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा। बैंगनी जामुनी नीला हरा, बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। तो ये जो है क्रम के अनुसार, विबग्योर के क्रम के अनुसार, जो है प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण के क्रम के अनुसार इसको आपने लिख दिया हुआ। अच्छा, इसको जो ये रंगों में विभाजन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको रंगों का स्पेक्ट्रम कह सकते हैं अपन, ठीक है। हम बात कर रहे थे इसकी, तो अब इसमें देखो इनकी तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है बैंगनी की, कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। अच्छा, अधिक तरंग दैर्ध्य होती है इसकी लाल कलर की, कितनी होती है? 8000 एंगस्ट्रॉम। तो आप ये एक बार नोट करें अच्छे से, एक बार इन्हें कंप्लीटली नोट करें आप, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मन में एक बार रिवाइज करते हुए आप लोग इसको नोट करें। मोस्टली होता ये है कि इसकी घटनाओं के बारे में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से संबंधित, इसमें से विज्ञ और संबंधित क्रम पूछता है कि भाई इसका क्रम क्या है, बढ़ते क्रम में क्या है, घटते क्रम में क्या है। तो बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य का आपको पता है, बढ़ते क्रम में 4000 एंगस्ट्रॉम या 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम सबसे जैसे वही बढ़ते क्रम में तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम की बात करें अगर, तो व्यंजनीय फिनाला आप लिख सकते हो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगीला। और जब वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम जो वर्ण विक्षेपण होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का मतलब ज्यादा प्रभाव जो है, इसीलिए आपको पता है वो एक क्वेश्चन आते हैं कि भाई खतरे का निशान जो है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है और वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसमें होता है? बैंगनी में होता है। तो वर्ण विक्षेपण के अनुसार अगर तरंग दैर्ध्य के अनुसार अगर क्रम देखें हम, तो तरंग दैर्ध्य के अनुसार क्रम होता है आपका बेंजानी। अच्छा चलो पहले एक बार आप नोट कर लें, फिर इसके बाद कंप्लीटली अपन लिखते हैं। ये जो 7 रंग लिखे हैं इनका वर्ण विक्षेपण के अनुसार, वर्ण विक्षेपण के अनुसार कर्म। अब होता क्या है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो बैंगनी का सबसे कम बैंगनी का सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण होगा, यानी कि बैंगनी का जो वर्ण विक्षेपण है वो सबसे ज्यादा होगा, जबकि सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। लाल रंग बहुत इसीलिए ज्यादा प्रभावी रंग है। ठीक है, जब तरंग दैर्ध्य की बात करें तो तरंग दैर्ध्य जो है वो लाल रंग की सर्वाधिक होगी। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक, जबकि यहां क्या होता है? तरंग दैर्ध्य कम होगी। अच्छा, वर्ण विक्षेपण की बात करें तो वर्ण विक्षेपण जो है वो यहां सर्वाधिक होता है, और लाल रंग की बात करें तो लाल रंग में जो है वर्ण विक्षेपण न्यून होता है, कम होता है मतलब। ठीक है, तो आपने आज की क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और साथ ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा। अच्छा, वर्ण विक्षेपण का हम एक एग्जांपल जो है आपके सामने बता देते हैं, जिससे आपको काफी चीजें जो है कंपटीशन से जुड़ी है वो क्लियर हो जाएगी। और जो कंपटीशन एग्जाम का एक मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण की घटना से, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। इंद्रधनुष के जैसे इसका एग्जांपल जो मैं बता रहा था वो है इंद्रधनुष का बनना। जब बारिश के दिन होते हैं तो बारिश की बूंदों से होकर जब सूर्य के प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो बारिश की बूंदें जो है वो काम करती है प्रिज्म की सतह का, और जो सूर्य का प्रकाश है वो जब उसमें से होकर गुजरता है तो वो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और फिर हमें दिखाई देता है क्या? इंद्रधनुष। तो वो जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। तो इसमें नोट करने, एक तो इंद्रधनुष की घटना क्या है? इंद्रधनुष की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना है। दूसरा हम इसमें नोट करने लायक जो बात है वो है इंद्रधनुष का ऊपरी रंग। अब आप खुद सोचिए ऊपरी रंग कैसा होगा, कौन सा होगा? ऊपरी रंग, निचला रंग। इंद्रधनुष का मध्य रंग, तो ऊपरी रंग कौन सा होता है? ऊपरी रंग होता है लाल। अब निचला,
निचला रंग जब आपको ऊपरी पता है तो निचला अपने आप हो गया बैंगनी। अच्छा, मध्य रंग, अभी अपन ने प्रिज्म बनाया था, मैंने सबसे ऊपर आपको लाल कलर दिखाया था, वो इसी में दिखाया था। मध्य रंग की जब हम बात करते हैं तो मध्य रंग जो होता है वो कौन सा होता है, तो अभी मानिए कि हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अगर आपको यूं समझिए वो जो क्रम आपको याद कराया था वो याद है, बेन जा नी है पी ना ला, अगर ये याद है आपको तो ये हो गया सबसे नीचे, ये हो गया सबसे ऊपर, तो बीच में 1 2 3 1 2 3, बीच में हरा हो गया, तो बीच का रंग कौन सा हो गया, हरा रंग हो गया। इस तरह आप लोग याद रख सकते हो। और मोस्टली अभी आपने बात करी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक किसमें होती है, लाल रंग में होती है, और सबसे कम किसमें होती है, सबसे कम जो है बैंगनी रंग में होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते रहें, और जो है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कैसा आपको यहाँ पर स्टडी चल रही है उसके बारे में आप लोग टिप्पणी करते रहें, कमेंट्स के जरिए बताते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस कोरोना महामारी के चलते हुए अपनी सुरक्षा रखें, स्वयं सुरक्षित रहे और घर पर रहे, सभी को सुरक्षित रखें। थैंक्स।